कोरोना महामारी से ठीक से नहीं उबर पाया चीन अब एक और नई मुसीबत में फंस गया है। अब वहां की अर्थव्यवस्था की हालत काफी नाजुक दौर में पहुंच गई है। दुनिया की इस दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन में लोगों के काम धंधे से लेकर रियल एस्टेट की हालत पस्त है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि दुनिया की फैक्ट्री माने जाने वाले चीन में ऐसा क्या हुआ है, चीन की इस दशा के पीछे किसका हाथ है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि चीन में इस संकट का भारत को कितना फायदा होने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। चीन से लगातार डराने वाली खबरें आ रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा रही है। देश का एक्सपोर्ट लगातार तीसरे महीने गिरा है। चीन के उद्योगों का चक्का थमता दिख रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी भी डिफ्लेशन के दौर में चली गई है। 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन की स्थिति में महंगाई में लगातार इतनी गिरावट आती है कि महंगाई दर शून्य से भी नीचे पहुंच जाती है, यानी नेगेटिव में चली जाती है। डिफ्लेशन की स्थिति इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की रुक जाती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति वित्तीय अस्थिरता के समय आती है, जब चीजों और सेवाओं की मांग बिल्कुल कम हो जाए, या फिर बेरोजगारी की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाए और जरूरत से ज्यादा चीजें सस्ती हो जाएं। अब आप कहेंगे कि दाम सस्ते होना तो अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत है। पहले चीन के खुदरा और थोक महंगाई के आंकड़े जान लेते हैं। चीन ने जुलाई महीने के कंज्यूमर और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए हैं। इन दोनों में गिरावट आई है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी एनबीएस ने कहा कि जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पिछले साल के मुकाबले 0.3% गिर गया है, जो कि फरवरी 2021 के बाद से पहली गिरावट है। जबकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे थोक महंगाई दर भी कह सकते हैं, इसमें लगातार 10वें महीने गिरावट आई है। जुलाई में 1 साल पहले के मुकाबले ये 4.4% गिरा है। भारत में जिस तरह WPI होता है, वैसे ही चीन में PPI होता है। CPI यानी रिटेल महंगाई दोनों देशों में उपभोक्ता की कीमतों पर आधारित है। मतलब कि हम और आप जैसे आम लोग बाजार से जिस दाम पर सामान खरीदते हैं, उसी के आधार पर महंगाई मापने का तरीका भारत और चीन दोनों जगहों पर सेम है। इस तरह से आंकड़े देखें तो नवंबर 2020 के बाद यह पहली बार है कि चीन में रिटेल और थोक महंगाई में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। जानते हैं कि महंगाई का कम होना नेगेटिव कैसे है और इसका चीन की इकोनॉमी से क्या लेना देना है। चीजों के दाम समान स्तर से घटें या बढ़ें तो इकोनॉमी को इसका फायदा मिलता है, लेकिन दाम अगर बहुत तेजी से बढ़ने या घटने लगे तो इकोनॉमी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। चीन के साथ भी यही हुआ है। कंपनियां आमतौर पर अपना फायदा जोड़कर फैक्ट्री वाला रेट तय करती हैं, इसी से उनका मुनाफा तय होता है। इसलिए PPI घटने का मतलब है कि चीन की कंपनियों का फायदा भी घट रहा है। इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि देश में कारोबारी गतिविधियां घट रही हैं, लेकिन ये तो किसी देश की इकोनॉमी को मापने का सिर्फ एक थर्मामीटर हुआ। अब अर्थव्यवस्था से जुड़े दूसरे आंकड़ों को समझते हैं। 8 अगस्त को चीन की सरकार ने एक्सपोर्ट के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में देश का एक्सपोर्ट 14.5% नीचे आया है, जबकि आयात 12.5% के करीबन तक गिरा है। चीन का PMI यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जून में 50.5 था, जो जुलाई में घटकर 49.1 पर आ चुका है। PMI का 50 से नीचे जाने का मतलब है आर्थिक सुस्ती का संकेत। सबसे बुरा हाल तो चीन के रियल एस्टेट सेक्टर का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की रियल एस्टेट कंपनियों पर दो तरफा मार पड़ रही है। मांग नहीं होने की वजह से एक तो घर नहीं बिक रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी कमाई भी नहीं हो पा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 के सितंबर महीने में प्रॉपर्टी मार्केट की ग्रोथ 26.8% तक घट गई थी। कमाई नहीं हो रही है तो कंपनियां कर्जदारों को पैसे नहीं लौटा पा रही हैं और दिवालिया होने की कगार पर पहुंच रही हैं। इस तरह चीन का प्रॉपर्टी मार्केट भी भारी संकट से गुजर रहा है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में से एक एवरग्रांड कभी भी डूब सकती है। घर नहीं बिकने की वजह से एक और बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है कंट्री गार्डन, वो भी आर्थिक तंगी की स्थिति में पहुंच चुकी है। ये कंपनी भी कर्जदारों को ब्याज नहीं लौटा पा रही है। चीन की इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर का योगदान 30% तक बताया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दोनों बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां डूबती हैं तो चीन की इकोनॉमी को कितना बड़ा धक्का लगेगा। चीन की आर्थिक हालत को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। देखिए, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी बड़ी अर्थव्यवस्था है। $18 ट्रिलियन की बड़ी सी इकोनॉमी है। और अगर वहां पे आर्थिक संकट एक तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं कि डिफ्लेशन की बहुत बड़ी स्थिति जो आपने मेंशन किया है वो आ गई है। और ऐसा हो गया है कि लोगों के पास जो उनकी खरीदने की पावर है वो पावर भी कम हो गई है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। इसलिए जो कंज्यूमर इंडेक्स है वो काफी तेजी से नीचे चली गई है। तो जो आप कह रहे हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन वो है जब
महंगाई दर आपकी जीरो से भी नीचे चली जाए, नेगेटिव से भी नीचे चली जाए, क्योंकि जो सामान है वो सस्ता है लेकिन उसको खरीदने की परचेजिंग पावर नहीं है कंज्यूमर के पास, तो इसलिए कंज्यूमर इंडेक्स या कंज्यूमर खर्चा भी नीचे बढ़ रहा है। तो अर्थव्यवस्था के अगर इस साल का आप आंकड़ा देखेंगे तो हर क्वार्टर पे जो एक रिपोर्ट रिलीज होती है, तो इस जो पहली तिमाही थी उसके मुकाबले जो अब सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट आई है उसमें केवल 0.8% का इजाफा हुआ है। ये बहुत कम है, क्योंकि इसके अनुसार वैसे तो ओवरऑल आईएमएफ के अनुसार 2023 में 5.2% की रफ्तार से बढ़ना था, लेकिन अगर इस तरीके की थोड़ी बढ़त आप केवल सेकेंड क्वार्टर में दिख रही है तो 5.2 का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है वो काफी धीमी दिखाई देने का अंदेशा है। आपने बिल्कुल सही कहा, कोविड के कारण बहुत तरीके की परेशानियां सामने आई। रियल एस्टेट बाजार में एक तरीके की गिरावट सामने साफ तौर पे पूरी दुनिया में दिखाई दी और चीन में भी आपको दिखाई दी। जो निर्यात है वो काफी कम रहा। जो खुद डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है, जहाँ कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके खर्चे काफी कम रहे, क्योंकि उसकी भी आय पर एक तरीके से संकट आया। उसके पास ना अब सेविंग्स है उतनी ज्यादा, कंजम्पशन नहीं है, और अभी सरकार की तरफ से कोई इंसेंटिव भी नहीं है। अगर भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट कहें तो दो तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये हो सकता है कि जैसे जैसे चीन की तरफ से अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, वैसे वैसे जो चीन जिन वस्तुओं का निर्माण करता है और बाकी पूरे विश्व में एक वैश्विक आपूर्ति में अग्रणी स्थान रखता है, उस जगह के वो जगह खाली होगी, और ऐसा हो सकता है कि भारतीय कंपनियां उन जगहों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी और उस तरीके से अपनी भागीदारी बढ़ा सके। चीन की सुस्ती को अगर हम अपनी कंपनियों के थ्रू रिप्लेस कर पाए या अपनी कंपनियों के थ्रू भरपाई कर पाए उस सुस्ती का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में, तो हमारे लिए वो फायदेमंद सौदा हो सकता है। हम वो सामान या फिर वो सेवाएं जिन भी चीजों में चीन पीछे हट रहा है, अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नेगेटिव ग्रोथ रेट का हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चीन हमारा भी बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हमारी अगर चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, उनके यहाँ अगर खर्च कम हो रहा है, कंज्यूमर खर्च बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जो चीजें चीन में निर्यात करते हैं वो भी कम होंगी। तो दूसरी एक जो हमेशा हम लोग बात देखते आए हैं कि जो चीनी सामान है, जिसमें कई तरीके का सस्ता सामान होता है, उसके भी डंपिंग की संभावना काफी ज्यादा बढ़ सकती है, और ऐसा होने पे जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यवसाय हैं, उनके ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये तो हो गई चीन की परेशानी बयां करने वाले तमाम तरह के आंकड़े, लेकिन अब समझते हैं कि चीन की इस हालत के पीछे की वजहें क्या हैं। दरअसल चीन के सरकार का निजी कंपनियों के कारोबार में भी काफी दखल है। ये दखल अंदाजी वैसे ही कंपनियों को रास नहीं आ रही थी, बाद में कोविड की सख्त पाबंदियों से उनका मन पूरी तरह से चीन से उखड़ गया। नतीजा ये हुआ है कि विदेशी कंपनियां अब चीन छोड़कर दूसरे देशों में फैक्ट्री लगा रही हैं। चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, जो कभी रिकॉर्ड हाई स्तर पर था, वो आज के तारीख में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। चीनी सरकार के उल्टे सीधे कानूनों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी चीन छोड़कर दूसरे देशों में बसने लगे हैं। कंपनियां बंद होने की वजह से वहां रोजगार घट रहे हैं, इसलिए वहां बेरोजगारी का आलम भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन में इस समय 10 में से 6 लोगों के पास ही नौकरी है, बाकी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 16 से 24 साल के बेरोजगारों की संख्या 21.3% बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख पर पहुंच गई है। अब जानते हैं कि चीन के इस संकट का भारत पर क्या असर होगा। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि चीन बड़ी मात्रा में चीजों का उत्पादन करता है जिनकी पूरी दुनिया में बिक्री होती है। अगर चीन में ज्यादा समय तक डिफ्लेशन की स्थिति बनी रहती है तो इसका पूरी दुनिया पर असर होगा। अगर सस्ता चीनी माल दुनिया के बाजारों में आता है तो इससे दूसरे देशों के मैन्युफैक्चरर्स पर असर पड़ेगा। इससे कंपनियों का निवेश प्रभावित हो सकता है और बेरोजगारी बढ़ सकती है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। इससे सस्ता चीनी माल भारत में डंप होने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे छोटे कारोबारियों को परेशानी आ सकती है। ऐसा होने पर ग्लोबल एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन कुछ नुकसान है तो कुछ मामलों में भारत को फायदा भी मिल सकता है। जैसे जैसे चीन की इकोनॉमी धीरे होगी यानी सुस्त होगी, वैसे वैसे उसकी तेल और दूसरी कमोडिटीज की मांग बढ़ेगी।
भारतीय कंपनियों को सस्ता माल मिल सकता है। ऐसे में रूस की तरह मौके का फायदा उठाते हुए भारत भी दुनिया भर में अपने सप्लाई चेन को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा China+1 रणनीति भारत के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और विदेशी निवेश बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। आपको बता दें कि चीन की बढ़ती श्रम लागत और पश्चिम के साथ उसके राजनीतिक तनाव के कारण कई मल्टीनेशनल कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और अपने सप्लाई चेन को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इसके तहत कंपनियां चीन से बाहर के देशों में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। इन देशों में वियतनाम और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। देखिए, चीन की बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर उस पे संकट है तो बिल्कुल बड़ी एक तरीके से उसका इम्पैक्ट बाकी दुनिया के देशों पे भी पड़ेगा। IMF ने पहले भी ये बात कही है कि जो चीन की आर्थिक वृद्धि है, अगर उसकी जो वृद्धि की दर है वो अगर 1% है तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अन्य देशों पे कम से कम 0.3 से लेके 0.2, 0.7 से लेके 0.3 तक वृद्धि होती है। तो अगर चीनी अर्थव्यवस्था संकट से जूझ रही है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के भी ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट कहें तो दो तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये हो सकता है कि जैसे जैसे चीन की तरफ से अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, वैसे वैसे जो चीन जिन वस्तुओं का निर्माण करता है और बाकी पूरे विश्व में एक वैश्विक आपूर्ति में अग्रणी स्थान रखता है, उस जगह की वो जगह खाली होगी और ऐसा हो सकता है कि भारतीय कंपनियां उन जगहों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी और उस तरीके से अपनी भागीदारी बढ़ा सके। चीन की सुस्ती को अगर हम अपनी कंपनियों के थ्रू रिप्लेस कर पाए या अपनी कंपनियों के थ्रू भरपाई कर पाए उस सुस्ती का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में, तो हमारे लिए वो फायदेमंद सौदा हो सकता है। हम वो सामान या फिर वो सेवाएं जिन भी चीजों में चीन पीछे हट रहा है, अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नेगेटिव ग्रोथ रेट का हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चीन हमारा भी बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हमारी अगर चीन की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, उनके यहाँ अगर खर्च कम हो रहा है, कंज्यूमर खर्च बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जो चीजें चीन में निर्यात करते हैं वो भी कम होंगी। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।